गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग हाई स्कूल हिंदी काव्य संकलन का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक, और हमने 11 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था। हमने क्या किया था? 11 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक, आज हमें पढ़ना है 12वां चैप्टर अशोक वाजपेयी जी को। ठीक, इनकी एक रचना है युवा जंगल और भाषा एकमात्र अनंत है। हमें इसी का अध्ययन करना है। हाँ, और आप लोगों को 2 दिन बाद, मतलब 2 वीडियो के बाद आप लोगों को जीवन परिचय हिंदी काव्य के जितने भी कवि आपने पढ़ा, 13 कवियों को पढ़ना है। तो सभी का आपको बारी बारी से एक एक कवि का जीवन परिचय, रचनाएं और साहित्यिक योगदान, जितना भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी चीज़ें वहाँ पर आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। ठीक, तो जैसे ही हम इसको कंप्लीट करेंगे वैसे ही आपको वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा जीवन परिचय का भी। ठीक, चलिए देखते हैं। युवा जंगल, कवि कह रहा है युवा जंगल के बारे में। अब क्या है युवा जंगल, इसके बारे में देखिए। एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है, मेरी सिराओं में हरा रक्त बहने लगा है, आंखों में हरी परछाइयां फिसलती हैं, कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है, होंठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं। मैं नहीं हूं और कुछ, कवि कह रहा है कि मैं नहीं हूं और कुछ, बस एक हरा पेड़ हूं, हरी पत्तियों की एक दीप्ति रचना। ओ जंगल युवा बुलाते हो, आता हूं, एक हरे बसंत में डूबा हुआ आता हूं। ठीक, अब देखिए कवि यहां पर वर्णन क्या कर रहा है। कवि यहां पर कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने जंगल की हरियाली और वृक्ष के महत्व का वर्णन कर रहा है। ठीक, कैसे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जंगल के हरियाली या वृक्षों की हरियाली और वृक्ष के महत्व का वर्णन कर रहा है। कैसे कह रहा है कि एक युवा जंगल मुझे अपनी उंगलियों से बुलाता है। अब देखिए यहां पर कहने का क्या मतलब है, एक युवा जंगल। कवि के कहने का तात्पर्य है कि एक हरा भरा, युवा जंगल कहने का मतलब क्या है, हरा भरा। ठीक, कवि के कहने का मतलब है कि एक हरा भरा जंगल मुझे क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। कैसे कह रहे हैं कि अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। कवि कह रहा है कि जंगल में जब हवाएं चलती हैं, कह रहा है कि जब जंगल में हवाएं चलती हैं तो क्या होता है, तो वृक्ष की टहनियां क्या होता है, हिलती डुलती हैं। वृक्ष की टहनियां हिलती डुलती हैं और उनकी पत्तियां भी लहराती हैं। क्या होता है, उनकी पत्तियां भी लहराती हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो जंगल क्या कर रहा है, अपनी हरी उंगलियों से मुझे बुला रहा है। ठीक, मतलब वह अपनी हिलती हुई, मतलब जो हरी भरी पत्तियां हैं, कवि उसको उंगलियों से तुलना किया है। तो कवि कह रहा है कि वह मुझे क्या करती हैं, अपनी ओर बुलाती हैं। कैसे, जैसे किसी को उंगली से इशारा करके बुलाया जाता है अपनी ओर, तो वैसे ही जब जंगल में क्या होता है, जब जंगल में हवाएं चलती हैं, वृक्षों की टहनियां हिलती हैं, तो उसके साथ हरे हरे पत्ते भी हिलते हैं। तो कवि कह रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उसके हिलते हुए पत्ते मुझे अपनी उंगलियों से बुला रहे हों। ठीक, आगे, मेरी सिराओं में हरा रक्त बहने लगा है, मेरी सिराओं में हरा रक्त बहने लगा है। कवि कह रहा है मेरी सिराओं में हरा रक्त बहने लगा है, इसका क्या मतलब है। ठीक, कवि कह रहा है कि मेरी सिराओं में क्या है कि जो वृक्ष की तरह, ठीक, कह रहे कि वृक्ष की तरह, जो जैसे वृक्ष का क्या होता है, हरा हरा वृक्ष हरा भरा होता है। ठीक, तो
कवि कह रहा है कि वृक्ष की तरह हरे रंग के जैसा मेरी सिराओं में क्या कर रहा है, रक्त प्रवाहित हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि हरे भरे जंगल को देखकर मेरी उत्तेजना और अधिक बढ़ जाती है। ठीक, देखिए मेरी सिराओं में हरा रक्त बहने लगा है, मेरी सिराओं में हरा रक्त बहने लगा है। कवि कह रहा है कि मेरी सिराओं में वृक्षों की तरह हरे वृक्षों की तरह हरे रंग का रक्त मेरे शरीर में प्रवाहित होने लगा है। अर्थात कि जंगल के हरे भरे जंगल के मनोहारी दृश्य को देखकर मेरी उत्तेजना और बढ़ जाती है। आंखों में हरी परछाइयां फिसलती हैं कहने का मतलब यहाँ पर है कि बदलते रहना। फिसलने का मतलब यहाँ पर क्या है, बदलते रहना। तो कवि कह रहा है कि जब हरे भरे जंगल के दृश्य को, मतलब कह रहे हैं कि हरे भरे जंगल का दृश्य मेरी आंखों के सामने बदलता रहता है। ठीक, कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है। कवि कह रहा है कि जब क्या होता है कि हरे भरे जंगल का दृश्य मेरी आंखों के सामने बदलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे क्या है, हरे कंधों पर हरा आकाश ठहरा है। कह रहे हैं कि जिस तरीके से मतलब जैसे वृक्षों की तरह मेरे कंधे पर भी हरा भरा आकाश ठहर गया हो। कहने का मतलब कवि यहाँ पर स्वयं को वृक्ष मान रहा है और हरी भरी पत्तियों को आकाश के रूप में वर्णित कर रहा है। तो वही कवि कह रहा है कि तब ऐसा लगता है कि जैसे वृक्षों की तरह मेरे कंधों पर भी हरा भरा आकाश क्या है, ठहरा हुआ है। होंठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं। और कवि कह रहा है कि जब मैं हरे भरे जंगल को देखता हूँ, उस मनोहारी दृश्य को देखता हूँ, तो उस क्षण क्या होता है, मेरे होठों पर हरियाली के गीत स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं या स्वतः ही आने लगते हैं और उससे मेरे होंठ क्या होते हैं, कांपते हैं। मतलब उससे मेरे होंठ क्या होते हैं, हिलने लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब कोई हरे भरे जंगल का मनोहारी दृश्य देखता हूं तो क्या होता है, तो स्वतः ही मेरे होठों पर हरियाली के गीत उत्पन्न हो जाते हैं। मैं नहीं हूं और कुछ। कवि कह रहा है कि मैं उस समय कुछ नहीं रहता। मतलब कह रहे हैं कि जब मैं मनोहारी दृश्य को देखता हूँ, जंगल की हरियाली को देखता हूँ, हरे भरे वृक्षों को देखता हूँ, तो मैं उस समय अपने आप को भूल जाता हूँ। कभी कह रहा है कि मैं उस समय कुछ नहीं रहता, बस एक हरा पेड़ हूँ। कह रहे हैं कि मैं सिर्फ क्या होता हूँ, एक हरा पेड़ ही बन जाता हूँ। ठीक, हरी पत्तियों की एक दीप्त रचना। कवि कह रहा है कि हरी भरी पत्तियों से युक्त मैं क्या हूँ, एक प्रकाशवान रचना हो जाता हूँ। दीप्त मतलब क्या होता है, प्रकाशवान। कवि कह रहा है कि उन हरी भरी पत्तियों से युक्त मैं एक क्या हो जाता हूँ, प्रकाशवान रचना बन जाता हूँ। ओ जंगल युवा बुलाते हो। तो अब कवि क्या कह रहा है, बड़े उत्साह से भरकर हरे भरे जंगल को संबोधित करते हुए कह रहा है कि ओ जंगल युवा। कवि कह रहा है कि हे युवा जंगल, तुम मुझे अपने पास बुलाते हो। तो कवि कह रहा है कि आता हूं, मतलब आ रहा हूं। ठीक, एक हरे बसंत को मैं डूबा हुआ आता हूं। कवि कह रहा है कि मैं अकेले ही नहीं आ रहा हूं। कह रहे हैं कि मैं अकेले ही नहीं आ रहा हूं, बल्कि मैं हरियाली से युक्त बसंत ऋतु को भी अपने साथ लेकर आ रहा हूं। ठीक, तो यहां पर केवल और केवल क्या है, खड़ी बोली है। भाषा एकमात्र अनंत है। अब इसको भी देख लेते हैं आज ही। ठीक, फूल झरता है, फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार, लोकती है उसे एक बच्ची, बूढ़ा गाता है एक पद्य, दोहराता है दूसरा बूढ़ा, भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ, ना बच्चा रहेगा, ना बूढ़ा, ना गेंद, ना फूल, ना दालान रहेंगे, फिर भी शब्द, क्योंकि भाषा एकमात्र अनंत है। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या है, कवि कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि प्रकृति के जितने भी कार्य हैं सब क्या हैं, सब
क्या हैं, एक समय सीमा में बंधे हुए हैं, मतलब सभी की एक समय सीमा है, मतलब एक समय सीमा में वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और यहाँ पर केवल और केवल एक भाषा ही रहेगी। कहने का मतलब क्या है कि सभी चीजें, कवि कह रहा है कि प्रकृति की बनाई हुई सभी चीजें जितनी भी हैं वो क्या हैं, वो एक समय सीमा में समाप्त हो जाती हैं, लेकिन भाषा क्या है, अनंत है, भाषा ही चिरजीवी है। ठीक, कवि कह रहा है कि फूल झड़ता है, फूल शब्द नहीं। अब देखिए, फूल झड़ता है, कवि कह रहा है कि फूल खिलता है, फिर परिपक्व होकर वो क्या होता है, फूल परिपक्व होकर फिर जमीन पर गिर जाता है, सूख जाता है। ठीक, फूल शब्द नहीं, तो कवि कह रहा है कि फूल तो शब्द नहीं है, क्योंकि क्या है, शब्द मतलब जो भाषा है, जो शब्द हैं वो अनंत काल तक है, इसलिए शब्दों की तुलना, भाषा की तुलना फूल से नहीं की जा सकती है। फूलों से शब्द की तुलना करना क्या है, ठीक नहीं है, क्योंकि फूल शब्द नहीं, क्योंकि शब्द क्या है, अनंत काल तक रहने वाले हैं, अनंत काल तक चलते हैं, और फूल क्या होते हैं, फूल खिलता है, परिपक्व होता है, झड़ जाता है, फिर उसके बाद सूख जाता है। ठीक, और इसलिए फूल की तुलना शब्द से करना उचित नहीं है। ठीक, फिर आगे, बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार। कवि कह रहा है कि एक बच्चा क्या होता है, एक बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार, और कवि कह रहा है कि यह कार्य क्या हो रहा है, सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है। मतलब ये जो कार्य है कि कोई बच्चा गेंद उछालता है और लोकती है उसे एक बच्ची, और कह रहे कि एक बच्ची क्या करती है, उस गेंद को अपने हाथों में लपक लेती है, उसको पकड़ लेती है। ठीक, तो कह रहे, कवि कह रहा है ये परंपरा क्या है, सदियों से चली आ रही है, ये सभी कार्य क्या है, परंपरा से चले आ रहे हैं। और क्या है, बूढ़ा गाता है एक पद्य, और कह रहे कि एक वृद्ध क्या होता है, जो परंपरा के जो लोकगीत हैं उसको क्या करता है, वो गा रहा है, दोहराता है दूसरा बूढ़ा। और कह रहे हैं कि उसके बाद जो लोग वृद्ध होते चले जा रहे हैं, जो वृद्ध हो रहे हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, उसी गीत को फिर दोहराते हैं, उसको दोहराते हुए चले आ रहे हैं। भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ, और कह रहे हैं कि सभी क्या हो रहे हैं, कभी कह रहा है कि जो सब वृद्ध हो रहे हैं वो अपनी दालान में बैठे, यह कार्य जो क्या है, इतिहास और भूगोल से संबंधित भी नहीं है, इसको क्या करें, निरंतर दोहरा रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के बीच में प्रश्न आ रहा होगा कि दालान क्या होता है। ठीक, तो मैं तो बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होगा तो उससे पूछिएगा तो दालान बताएंगे। दालान जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, पक्का मकान बनवाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, कोई गेस्ट रूम बनवा देते हैं, या क्या होता है कि कोई बड़ा सा हॉल बनवा देते हैं, उसमें कहते हैं कि ये बैठने का स्थान है, बैठका है। ठीक, तो ऐसे ही प्राचीन काल में, या ज़्यादा नहीं 30-40 वर्षों पहले, ठीक, 20 साल पहले तक मान लें, इतने समय तक तो था ही, क्योंकि मैंने भी देखा है दालान क्या होता है। तो उसमें क्या होता है कि पहले क्या होती थी, मिट्टी की दीवार बनती थी मोटी मोटी, तो मिट्टी की दीवार से युक्त क्या होता था, छप्पर डाला गया, एक बहुत बड़ा सा हॉल होता था। ठीक, मतलब छप्पर होता था और चारों तरफ दीवार होती थी, और बीच में ही क्या होता था, मिट्टी का बड़ा सा खंभा बनाया जाता था, पिलर बनाया जाता था। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता था, पूरा का पूरा एक हॉल बन जाता था, तो और उसके ऊपर छप्पर डाला जाता था। तो ऐसे स्थान को प्राचीन काल में या पूर्व के समय में क्या होता था, इसको दालान बोला जाता था। ठीक, और वहाँ पर बड़े बुजुर्ग लोग ही ज़्यादातर, क्या बड़े बुजुर्ग क्या, उस समय तो सभी लोग उठते बैठते थे, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। उसका स्थान हमारा बरामदा, गेस्ट रूम, ये सब चीज़ें ले लिए हैं। नहीं तो पहले क्या होता था कि जब मेहमान आते थे तो वो क्या करते थे, वो सब वहीं पर दालान में ही बैठते थे। ठीक, पुरानी परंपरा थी, वही साधन ही थे। ठीक, अब क्या करते थे, दालान में ही बहुत सारे मेहमान भी इकट्ठा हो जाते थे, वहाँ पर क्या होता था, पुआल मतलब पैरा या कुछ भी डालकर उसी पर अपना सब लोग डालकर बैठ जाते थे।
ठीक। तो ये सब चीजें होती थी। तो ऐसे स्थान को क्या बोला जाता है? दलान बोला जाता है। ठीक। तो आगे देखते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो सब लोग वृद्ध हो रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं? दालान में बैठे हुए यह कार्य कर रहे हैं, जो क्या है? जिसका संबंध इतिहास और भूगोल से है ही नहीं। जिसका संबंध इतिहास और भूगोल से नहीं है, तो ऐसे कार्यों को आज भी वो जो वृद्ध हो रहे हैं वो भी कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो लोकगीत पहले के लोग गाते थे, आज भी जो बुजुर्ग हो रहे हैं, जो वृद्ध हो रहे हैं, वो भी उन गीतों को दोहराते चले आ रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? भाषा एकमात्र अनंत है, क्योंकि वो जो बुजुर्ग थे वो तो नहीं है, लेकिन उनके गाए लोकगीत, उनके शब्द आज भी विद्यमान हैं। ठीक। तो वही कवि कह रहा है, ना बच्चा रहेगा, ना बूढ़ा, ना गेंद, ना फूल, ना दालान रहेंगे, फिर भी शब्द भाषा एकमात्र अनंत है। कवि कह रहा है कि यहाँ पर जितने भी लोग जन्म लेते हैं, ठीक, जितने भी लोग जन्म लेते हैं, जितने भी मनुष्य जन्म लेते हैं, वो क्या होते हैं? बच्चे पहले रहते हैं, बच्चे से फिर क्या होते हैं? वृद्ध होते हैं, अब वृद्ध होकर क्या होते हैं? समाप्त होते चले जाते हैं। तो वही कवि कह रहा है, ना बच्चा रहेगा। तो कह रहे हैं कि भविष्य में क्या रहेगा? ना तो वह बच्चा रहेगा और ना वह बूढ़ा ही रहेगा। ठीक। और ना गेंद, ना फूल, ना दालान। कभी कह रहा है कि ना तो गेंद रहेगी, ना फूल रहेगी, ना दालान रहेगी, रहेंगे फिर भी शब्द भाषा एकमात्र अनंत है। कभी कह रहा है कि सब समाप्त हो जाएंगे। कभी क्या कह रहा है? कि सब समाप्त हो जाएंगे, जबकि भाषा क्या रहेगी? भाषा अनंत काल तक रहेगी, क्योंकि भाषा क्या है? चिरजीवी है और भाषा का अस्तित्व हमेशा बना रहेगा। ठीक। तो ये चैप्टर भी आपका क्या हुआ? कंप्लीट हुआ अशोक वाजपेयी जी का। इसको आप कंप्लीट करेंगे। हाँ, इसके बाद श्याम नारायण पांडे जी एक वीडियो आपको और उपलब्ध होगा। इसके बाद हम लोग अनिवार्य संस्कृत की तरफ चलेंगे। हाँ, अनिवार्य संस्कृत पढ़ते रहेंगे और बीच बीच में आपको वीडियो क्या होगा? जीवन परिचय का वीडियो आपको उपलब्ध होता रहेगा। तो उसकी चिंता ना करें, पढ़ाई भी चलती रहेगी, आपको वीडियो भी उपलब्ध होते रहेंगे। ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में आपका हिंदी काव्य समाप्त हो जाएगा, फिर अनिवार्य संस्कृत पर चर्चा करेंगे। ठीक।